हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो उसी का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज हम देखेंगे। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से जो है सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ये RWA के बुक से लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, इसमें से बताना जो उपनिषद थे उसका जो टॉपिक था वो क्या था ये बताना है। ठीक है, तो उपनिषद बेसिकली वो दर्शन और ज्ञान से संबंधित चीज़ें था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। और उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें जो है वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। और उपनिषदों की कुल संख्या टोटल 108 है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बताना इनमें से कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ, जो कि दिया गया है ए पार्ट, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व में अंतिम जो मौर्य शासक बना वो बृहद्रथ बना, मतलब बृहद्रथ था। और 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके जो है सेनापति उसका जो था पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग, ये इसने क्या कर दी, हत्या कर दी इसकी। और इसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। संगम साहित्य से, इसमें से अगर देखा जाएगा तो संगम साहित्य जो होता है वो मदुरई से संबंध है। संगम साहित्य जो है प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं हुई उनको संगम साहित्य कहते हैं। और ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए, जिसमें प्रथम संगम था जो कि अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ। द्वितीय जो संगम था वो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में कपाटपुरम भी हुआ। तो ये भी याद रखिएगा, कपाटपुरम भी क्या है, संगम साहित्य से ही रिलेटेड है। तीसरा जो संगम साहित्य का जो अध्यक्षता हो नक्करीर की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ था। तो इस प्रकार 2 शहरों के नाम आप याद रखिएगा, यहाँ पे कपाटपुरम और मदुरई, जो कि किससे संबंधित है, ये जो है संगम साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। इसमें से दैमाबाद में ताम्र पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सही है ए पार्ट, महाराष्ट्र। ठीक है, दैमाबाद जो कि हड़प्पा स्थल कालीन के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। गोदावरी की जो सहायक नदी है प्रवरा, ठीक है, प्रवरा नदी के जो है बाएं तट पर ये स्थित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुजुक ए बाबरी की मूल भाषा कौन सी है। ठीक है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो तुजुक ए बाबरी बेसिकली ये बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है, बाबर नामा। ठीक है, ये जो है मूल भाषा इसकी तुर्की है, ये तुर्की में लिखा गया है। बाबर की ये अपनी पुस्तक है बाबर नामा, जिसमें विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को जो है समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया गया। ठीक है, इसका इस बुक का फारसी भाषा में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। तो वह थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ये इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में जाकर जो है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। भारत का नेतृत्व तो इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। ठीक है, ये बताना ये कौन से सन में हुआ था। तो ये सन 1600 में हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया था, जिससे कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना जो है कब हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, और आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा।
तो जलियांवाला बाग की घटना जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी? इसमें से ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, जिसमें जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले साहित्य में से एक इसे माना जाता है। और यह 1873 में किस भाषा में लिखा गया था ये भी याद रखिएगा, ये मराठी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, मराठी भाषा में है पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयला का उत्पादन नहीं करता? इनमें से तो छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, पूर्व तटीय राज्यों में होता है, उड़ीसा में भी होता है, झारखंड भी होता है, लेकिन गुजरात में कोयले का उत्पादन नहीं होता। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार जो है वो कहाँ पर है? झारखंड में है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में क्या होता है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में क्या होता है? वायु दाब की कमी होती है, गर्मी खूब होती है तो वायु दाब क्या में कमी आती है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है, जिसके चलते क्या होता है? वायु दाब में कमी होती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? ठीक है, ये बताना है। प्राकृतिक भूकंप जो होता है वो किस में होगा? तो स्थल मंडल में होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? इसमें से नर्मदा नदी की सहायक नदी का नाम बताना है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों में इसमें से देखा जाएगा तो तवा नदी है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख नर्मदा नदी की सहायक नदी तो उसमें आपका आ जाता है हिरन नदी, ठीक है, शक्कर नदी, ऊटी नदी, मान नदी, बंजर नदी, गंजाल है, तवा है, ये सभी आपके नर्मदा नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। इनमें से तो रबी, खरीफ और जायद। तो रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, मटर, मसूर ये सभी आते हैं। तो इसमें से चना ऑप्शन दिया गया, तो चना हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी पार्ट। ठीक है, चना क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसका, रबी की फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? मतलब जब भारतीय संविधान जब बना तब वो जो है इसमें कितने मूल अनुच्छेद थे? तो उसमें था 395 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अभी वर्तमान में देखा जाए तो 25 भाग हैं, 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? इनमें से तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता इसमें से अगर देखा जाए तो स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा और दिया गया है एकल नागरिकता। ठीक है, तो ये इसकी संघीय विशेषता नहीं है, ए पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में 2 सरकार, द्विसदनीयता, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, कठोर और लचीला संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, ये सभी चीजें आती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इनमें से गलत है एक बताना है। ठीक है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं क्या? भाग 2 में मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित चीजें। इसमें से कौन सा एक गलत है? गलत वाला जो है वो बी पार्ट है। ठीक है, भाग 2 में जो मौलिक कर्तव्य है ये गलत है। भाग 2 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो गलत वाला कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए वो 40 सदस्य होना चाहिए। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 40 सदस्य से कम नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य इसमें से विशेषता है? तो यहाँ पे देखिए विशेषताओं में देखेंगे तो जो है इसकी मुख्य विशेषता में पहला दिया गया है कि लिखित संविधान नहीं है, जो कि गलत है। अपना लिखित संविधान है भारत का, भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले इसे अपनाया गया था, ये भी गलत है। यह दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना चली थी। तो जब नीति आयोग आया उसके पहले जो योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वो चल रही थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 2012 से 2017 के मध्य, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग लाया गया था। तो ये अंतिम जो परियोजना थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपए के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो जो 10 रुपए का नोट जारी किया गया लेटेस्ट, उसमें अगर देखा जाए उसका रंग, तो उसका रंग है चॉकलेटी भूरा कलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, चॉकलेटी भूरा। और 10 रुपए के नोट पर किस का चित्र अंकित है, तो कोणार्क मंदिर का चित्र जो है 10 रुपए के नोट पर बना हुआ है। कोणार्क मंदिर यानी कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उसका चित्र अंकित है। 20 रुपए का जो नोट, नया नोट है, वो किस तरीके से, तो हल्का जो है रंग हरा पीला होता है, जिस पर जो है एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं 20 रुपए की नोट पर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 50 रुपए। 50 रुपए का जो नोट है, ये इसका रंग जो है लेवेंडर तथा रानी की वायु, इस पर 50 रुपए का रंग जो है वो फ्लोरोसेंट नीला है। और पत्थर से बना हम्फी का रथ वाला चित्र जो है 50 रुपए के नोट पर बना हुआ है। फिर आ जाते हैं 100 रुपए के नोट, इस पर जान लीजिए। 100 रुपए का नोट जो है लेवेंडर है और इस पर जो है रानी की वाव चित्र बना हुआ है, रानी की वाव चित्र इस पर बना हुआ है। ठीक है, ये चीजें होगी। और 200 का नोट भी चला हुआ नया, तो 200 का नोट जो है ये इसका रंग किस तरीके से है, तो स्टोन ग्रे कलर का है। 200 का नोट जो है चमकीला पीला है। 200 का नोट किस तरीके से है, चमकीला पीला है। और इस पर जो है किसका चित्र बना हुआ है, तो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है किस पर बना हुआ है, 200 रुपए के नोट पर। फिर आ जाते हैं 500 रुपए के नोट पर। 500 रुपए का नोट स्टोन ग्रे है। ठीक है, 500 का स्टोन ग्रे कलर है और इस पर चित्र जो बना है किसका बना है, लाल किले का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की। तो उदारीकरण की शुरुआत जब हुआ था भारत में, तो वो हुआ था 1991 में। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1991। ठीक है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है इसमें से, तो आर्थिक नियोजन अगर हम देखेंगे तो वो होता है किस अर्थव्यवस्था की अनिवार्य विशेषता, तो वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है आर्थिक नियोजन। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना यानी कि मनरेगा के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य अपने कामगारों को रोजगार प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर आता है, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नमक का रासायनिक नाम बताना है। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl जिसको कहते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है नमक का। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को इसमें से देखा जाएगा हम तो डेसिबल में मापते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। आंसर ए पार्ट राइट है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो अलैंगिक गुणसूत्र अगर देखा जाए सामान्य मनुष्य में तो 22 जोड़ी होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान अलैंगिक या फिर ऑटोसोम्स कह सकते हैं होते हैं। और 23वीं जोड़ी जो होती है वो पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें से कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, मोदनी नृत्य, मोदनी नृत्य की अगर हम बात करें, घोड़े मोदनी नृत्य जो है ये उत्तरी गोवा में किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, गोवा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है पर्व ईस्टर। ठीक है, प्रत्येक 31 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ईस्टर, हेलोवीन जिसको कहते हैं, हेलोवीन। ठीक है, और 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के याद पर क्रिसमस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो ये होता है 4 वर्ष का। ठीक है, हर 4 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक है जो किस प्रकार का मंदिर है? तो ये एक शिव मंदिर है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा, जो कि गुवाहाटी असम में पाया जाता है। और इसका निर्माण की बात करेंगे तो अहोम राजा, यानी कि असम पहले अहोम जाना जाता था नाम से, तो अहोम राजा प्रमत्त सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। और ये छठे ज्योतिर्लिंग के लिए जो है भी प्रसिद्ध है। ठीक है, शुक्रेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग NH-10 किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग NW10 जो है ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आता है। गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग ये 10 है जिसके बारे में बात किया गई, ये नदी अगर पूछा जाएगा तो ये अम्बा नदी में बना हुआ है, अम्बा नदी। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन में स्थित है, क्या स्थित है? भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे पूछेगा तो प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व रेलवे पूछेगा तो कोलकाता, उत्तर पश्चिम रेलवे पूछेगा तो जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? इनमें से सिक्किम में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ताबो मठ नहीं होगा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सिक्किम में नहीं, ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ पड़ता है, जो कि स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में वहीं पर पड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मठ हिमाचल प्रदेश के तवांग जिले में तवांग मठ है। बाकी सिक्किम में इंचे मठ, रालोंग मठ और पेम्या यांगसे मठ, ये सभी पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि अनसिट्राल का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। ठीक है, UNCITRAL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र स्थापना आयोग जो है इसका वर्ष किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इसमें से नहीं है? ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इसमें से अगर देखा जाए तो कौन नहीं होगा? तो वो है इसमें से रानी की वाव, ये नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें से अगर देखें तो जो दिया गया है नवरोज है, नवरोज को 2016 में इसको चिन्हित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा योगा है, योगा को भी 2016 में ही चिन्हित किया गया। रम्माण है, रम्माण की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब रानी की वाव इसमें नहीं है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यूनेस्को के द्वारा जो चिन्हित महत्वपूर्ण भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, उसमें लद्दाख का बौद्ध जप हो गया, मणिपुर का संकीर्तन नृत्य हो गया, कुंभ मेला 2017 में इसको रखा गया। ठीक है, और दुर्गा पूजा 2021 में रखा गया इसको, गरबा जो है वो 2023 में रखा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, इसमें रानी की वाव नहीं आता। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के एम ने किसके साथ मिलकर सामुदायिक नव प्रवर्तक सहचर का चौथा समूह जो है शुरू किया है? तो ये है करंट अफेयर से क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैप जेमिनी इंडिया के साथ मिलकर। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जापान का प्रधानमंत्री पुनः चुना गया? उनका नाम क्या है? उनका नाम है इशिबा, शिगेरू इशिबा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। न्यायाधीश सूर्यकांत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की किस धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया धारा 3A के अंतर्गत। हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक सुधारों के जनक का निधन हुआ इसमें से? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन,
बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से ही है। आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नाम क्या उनका? तो जेन फिगुएरेडो एंड विटाली पेट्रोको। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में स्थित किस फिनटेक कंपनी ने यस बैंक लिमिटेड और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एस बैंक रियो रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। और इसमें बताना कि किसके साथ ये मिलकर किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है रियो मनी के साथ मिलकर किया गया। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने डेविस कप के बाद संन्यास ले लिया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राफेल नडाल, जो कि दिया गया है डी पार्ट में। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है GSAT-N2 या फिर GSAT-20 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो इसको लॉन्च किया गया फाल्कन 9 से। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। महिला उद्यमिता दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो ये 19 नवंबर को मनाया गया है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व दर्शन शास्त्र दिवस 2024 कब मनाया गया? और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो विश्व दर्शन शास्त्र दिवस जो है ये मनाया गया 21 नवंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अन्वय का सही संधि विच्छेद बताना है। क्या हो जाएगा? तो अन्वय का होता है अनु प्लस अय, जो कि दिया गया है ए पार्ट में। तो ए पार्ट इसके लिए राइट है। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पे देखा जाए तो इंदिवर होता है, उत्पल होता है, तामरस भी होता है, वसन लेकिन नहीं होता। वसन जो होता है ये बेसिकली कपड़ा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि हमें नहीं वाला बताना था। मध्य और मध्य युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? इसका अर्थ बताना है। तो पहला वाला जो मध्य दिया गया है इसका मतलब क्या होता है? दूसरा मध्य जो दिया गया उसका मतलब क्या होता है? दूसरा मध्य जो दिया गया इसका मतलब होता है मदिरा, और पहला वाला जो दिया गया वो मतवाला। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसके लिए राइट है। उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाता है मन की बात जान लेना। ठीक है, मन की बात जान लेना, बी पार्ट करेक्ट है। अतीत के चलचित्र जो है किसकी रचना है? ये पुस्तक है अतीत के चलचित्र। इसकी रचना का नाम क्या है? रचनाकर्ता कौन है? तो उनका नाम है महादेवी वर्मा। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो गद्यांश से है। गद्यांश को आप लोग इसको पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा गद्यांश को। ठीक है, फिर क्वेश्चन की तरफ आइएगा और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ठीक है, शीर्षक बताना है। तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो किसके बारे में बेसिकली उसमें बात की गई है, तो ये आपको उसमें देखना है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी पार्ट, कार्य तत्परता के बारे में बात कही गई है। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट, तत्परता होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? ठीक है, गद्यांश जब आप पढ़ेंगे इसमें आपको उचित संक्षेपण मतलब उसका सारांश बेसिकली बताना क्या होगा। तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको निकल के आएगा, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से हम अपने कार्य क्षेत्र में भी विश्वास के पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनाती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। तो ये इसका जो है उपयुक्त संक्षेपण बनता है। आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 है अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। कौन करता जाता है इस गद्यांश के अनुसार बताना है। तो ये जो है होता है वो आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति जो होता है अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। कार्य तत्परता के कितने प्रमुख उपादान हैं? तो गद्यांश में लिखा हुआ है बातें, दो प्रमुख उपादान है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, दो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो आपके गद्यांश से ही है। ये गद्यांश है, गद्यांश को इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी मुहावरों में किसी से जुड़े शब्दों की भरमार होने की बात की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 का? तो ये हो जाएगा देह से जुड़े भरमार होने की बात की गई है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला मुहावरा इनमें से कौन सा नहीं है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सकारात्मक प्रयोग में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे टांग अड़ाना जो है ये सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव अर्थ में नहीं लेते, इसको निगेटिव अर्थ में लेते हैं। तो ये मतलब नकारात्मक लिया जाता है मुहावरा। तो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी हाथ थामना, हाथ बढ़ाना, हाथ लगाना से पॉजिटिव वे में होता है।
तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द इसमें से कौन सा है? ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नेगेटिव अर्थ में प्रयोग होने वाला नेगेटिव मीनिंग कौन देता है इसमें से? तो 63 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप करना एक नकारात्मक अर्थ में प्रयोग करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। हस्तक्षेप का जनतांत्रिक समाज में अभिप्राय है अनुचित कार्य को क्या करना? तो अनुचित कार्य को रोकना। ठीक है, हस्तक्षेप का मतलब रोकना, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। देह के अंग से जुड़ा मुहावरा इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखें बत्तीसी दिखाना, तो दांत को बत्तीसी कहते हैं। ठीक है, आंखों का तारा, तो आंखों ये भी शरीर से जुड़ा हुआ है। हाथ बढ़ाना तो ये भी शरीर से जुड़ा हुआ है। लाल पीला होना तो ये कोई शरीर से जुड़ा नहीं हुआ है, तो डी पार्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें देह से जुड़ा हुआ मुहावरा बताना था जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन है, जो कि आप इसको वीडियो जो है इस टेलीग्राम पर हमें प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इसके बाद सोल्यूशन भी इसका नीचे दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिसकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।